हेलो एवरीवन, देखो नेक्स्ट हमारे पास है थिजारस। यानी कि जो थिजारस है वो भी क्या है, एक टाइप का शब्दकोश ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको जो है वाक्य उस पे मिल जाते हैं। ठीक है, जो जैसे कि डिफिकल्ट वाक्य आपके जो सेंटेंसेस होते हैं वो वहां पर के आपको बिल्कुल अरेंजमेंट में मिलेंगे, यानी कि उसकी कोई ना कोई जो है बात जो है बिल्कुल सही एक्यूरेट लिखी होगी। यानी कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने यहाँ पर लिखा था, इस प्रकार शब्दकोश द्वारा छात्रों में ज्ञान वृद्धि तथा समझ के कौशल का विकास होता है। यानी कि उस लाइन की जो है वो सेंस बननी चाहिए। अब इस थिजारस का जो यूज है ज्यादातर वो कंप्यूटर में किया जाता है, कि इसमें जब एमएस वर्ड आप यूज करते हो तो उस पर इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने क्या करना होता है कि आपको जैसे पर्यायवाची शब्द ढूंढने हैं या फिर आपने विलोम शब्द ढूंढने हैं, तब उसके लिए जो थिजारस का कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है। अब देखो इसमें हम जो पढ़ेंगे वही आपने लिखना भी है, चाहे आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो, चाहे आप इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। देखो इसमें क्या क्या कहा गया है, अनुवाद कार्य में थिजारस का भी प्रयोग किया जाता है। देखो जो अनुवाद कार्य है उसमें भी थिजारस का प्रयोग किया जाता है। इसे हम कह सकते हैं अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट और वर्ड्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस। यानी कि वर्ड्स कैसे अरेंज किए होंगे इसमें, अकॉर्डिंग टू द सेंस, जैसे मैंने कि आपको अभी ऊपर बता दिया। अब हिंदी में देख लो क्या है, संकल्पनाओं एवं शब्द के अर्थ अनुसार एक व्यवस्थित संग्रह। वस्तुतः प्रत्येक शब्द की अपनी संकल्पना होती है और विषय वस्तु के साथ उसका संबंध होता है। ठीक है, यहां संकल्पना होती है, यानी कि आप यहां से लिख सकते हो अपनी अपनी क्या है, सभी शब्दों की क्या अपनी अपनी एक, यानी कि प्रत्येक शब्द की अपनी अपनी पहचान होती है। ठीक है, वो किसी भी विषय के साथ हो सकती है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से वो रिलेट कर सकती है। थिजारस में शब्दों के अर्थों के अनुसार ही उसका वर्गीकरण किया जाता है। थिजारस में क्या होगा, जैसे जो शब्द दिया होगा उसका जो सही मीनिंग होगा उसी के साथ आप क्या कर सकते हो, उसका डिवाइडेशन कर सकते हो उस चीज का। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, डिवाइडेशन करोगे, यानी कि सेंस के अकॉर्डिंग आप उसको लिखोगे। इसमें एक अर्थ और आशय बताने वाले राज्यों को एक स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, इतना था इस पे, इसको आप बुक से देख सकते हो, तो यही लैंग्वेज उस पे भी लिखी हुई है। अब देखो डॉक्टर हरीश कुमार सेठी के अनुसार वो क्या कहते हैं, अनुवाद के परिप्रेक्ष्य में थिजारस के महत्व को समझते हुए संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि यदि समांतर कोश की भाषा मूल सामग्री की भाषा है तो उसका अनुवाद करते समय समस्या खड़ी करने वाले किसी भी शब्द का सही एवं परिशुद्ध अर्थ समझने में इससे सहायता मिलती है। यानी कि आपके पास कोई वर्ड या फिर आपके पास कोई लाइन दे दी जाएगी जिसका कोई अर्थ ना निकल रहा हो, तो उसको आप क्या करोगे, अर्थ निकालने के लिए आप उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकालने के लिए आप उसे अच्छे से पढ़ोगे और उसका सही से उच्चारण करके, यानी कि उसमें जो भी त्रुटियां होंगी या फिर उसमें जो अशुद्धताएं हैं वो सारी आप ठीक करके उसमें लिख के बताओगे। अर्थ समझने के लिए इससे सहायता मिलती है। और यह तो स्पष्ट ही है कि स्त्रोत भाषा के शक का अर्थ स्पष्ट होने पर अनुवादक के लिए उसका अपेक्षाकृत अधिक सटीक अनुवाद करना संभव हो जाता है। ठीक है, दूसरी ओर यदि थिजारस की भाषा मूल सामग्री की भाषा न होकर लक्ष्य भाषा हो तो अनुवादक थिजारस में विशेष अवधारणाओं के अंतर्गत आने वाले राज्यों में से सर्वाधिक उपयुक्त तथा सटीक शब्दों का चुनाव कर सकता है। यानी कि इसमें जो कहा गया है, जो भी डॉक्टर हरीश कुमार जी ने कहा है, वो ये बताया है कि आपको जो है एक लाइन दे दी जाएगी, उसको आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सेंस उसको बनाकर लिखना है। ठीक है, वो कैसे लिखोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डिक्शनरी की हेल्प लोगे या फिर क्या करोगे, जो भी उसमें अशुद्धियां होंगी उसको आप अच्छे से लिखोगे और जो भी उच्चारण वहां पर किया जाएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या थिजारस के बारे में। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास इसी में हम डिस्कस कर लेंगे एनसाइक्लोपीडिया। तो एनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या है, विश्वकोश। ठीक है, तो एनसाइक्लोपीडिया से आप क्या समझते हैं, देखो एनसाइक्लोपीडिया में क्या है, ज्यादातर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कंप्यूटर्स या फिर मोबाइल्स का। जब भी हमें किसी टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी टॉपिक जो भी हमने चूज किया उसको हम टाइप करेंगे। ठीक है, गूगल में जाकर सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद जो है हमें पूरी जो इसकी बायोडाटा हिस्ट्री जो भी हमें देखना है वो सारा एनसाइक्लोपीडिया यानी कि विस्तृत रूप में आपको वो चीज मिल जाएगी देखने को। ठीक है, तो इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया है क्या। एनसाइक्लोपीडिया में विश्वकोश यानी कि जो भी छोटा सा टॉपिक होगा उसके बारे में आपको डीपली जो है वो चीजें मिल जाएंगी। तो देखो यहां पर क्या दिया गया है, सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में एनसाइक्लोपीडिया एक विशेष संदर्भ ग्रंथ है जिसमें किसी विषय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब यहां पर देखो, आपको मैंने अभी बताया कि एनसाइक्लोपीडिया में क्या होगा, जो छोटा टॉपिक होगा उसके बारे में आप क्या करोगे, विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर जो
दिया गया है। देखो एनसाइक्लोपीडिया को, यानी कि यह जो एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से देखो आप, जो नाम है इसका, क्या नाम है इसका, एनकिक्लियोपीडिया दिया हुआ है यहां पर। यानी कि ये शब्द जो है एनसाइक्लोपीडिया, इस शब्द से बना हुआ है, तो इसकी आप स्पेलिंग याद कर लेना, बोलने में काफी ज्यादा टफ है। इस प्रकार के संदर्भ ग्रंथ सामान्य शिक्षा के साथ साथ विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में भी होते हैं। शब्दों तथा वस्तुओं की प्रणाली अथवा सिद्धांतों आदि के उद्भव, विकास तथा संबंधी शोध कार्य पर भी यह ग्रंथ पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। यानी कि जो भी आप चीज देखोगे, ठीक है, जो भी आपने टाइप किया या फिर आपने सर्च किया, आपने कुछ पढ़ना है टॉपिक के बारे में, तो वह आपको क्या होगा, एकदम से बिल्कुल क्लियरली आपको मिल जाएगा, ठीक है, और विस्तृत रूप में मिलेगा, जिससे कि आप जो भी आप देखना चाहते हो उसमें आपको नए शब्द भी उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी आप उससे नई चीजें सीखना चाहते हो तो वो भी आपको जो है उस चीज से मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट देखो, इसमें इसी में ऐड करेंगे हम क्या, एनसाइक्लोपीडिया रिलेट्स विद कंप्यूटर। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इसको जो है एनसाइक्लोपीडिया जो रिलेट्स करता है कंप्यूटर के साथ। इसमें हम कोई भी विषय देखना हो तो हम वह विस्तृत रूप से हम देख सकते हैं, और आसान भाषा में उस विषय को परिभाषित किया जाता है। जो भी टॉपिक हमने देखना है, ठीक है, जो भी यहां पर विषय का मतलब होगा, कोई भी जो टॉपिक हमने देखना है तो उसको क्या आसान भाषा में हम देख सकते हैं, और उसको अच्छे से उस विषय का जो है परिभाषित किया होगा, वो भी काफी अच्छे से उसकी जो है डेफिनेशन वगैरह जो पूरा टॉपिक जो है एकदम से क्लियरली आपको बताया गया होगा। विश्वकोश का प्रयोग हमें कंप्यूटर या मोबाइल में देखने को मिलता है। विश्वकोश में हर विषय के बारे में विस्तार से बताया जाता है। यानी कि इसमें क्या होगा, हर चीज को जो है पूरा विस्तृत रूप दिया जाएगा, उसको अच्छे तरीके से समझाया गया होता है, और हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। विश्वकोश में शब्द विषय बार यानी कि अल्फाबेटिकली व्यवस्थित होते हैं। ये संदर्भ ग्रंथ न्यूनतम सूचनाएं प्रदान करते हैं और विद्वानों को योग्यता एवं दक्षता प्रदान करने में समर्थ होते हैं। देखो इसमें क्या समझ सकते हो आप, कि जैसे कि आपने मान लो आप किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो, आपने उस चीज को जो है अपनी रियल लाइफ में प्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे, आप उस चीज को पढ़ोगे, उसके बाद उसके बारे में सोचोगे, और फिर क्या करोगे, आप उसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप इकट्ठा करोगे, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, उस चीज को अच्छे से उसको प्रदर्शित कर सकते हो। यानी कि आपने किसी के सामने जो उस चीज को रखना है तो कैसे आप उस चीज को रखोगे। इससे क्या होगा, देखो आपके ज्ञान के भी आपके भी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि विद्वानों को योग्यता, विद्वानों का मतलब हुआ जो भी आप पढ़ रहे हो, या फिर विद्वान लोग जो होते हैं, ठीक है, उनकी भी आप क्या कर सकते हो, जीवनियां या फिर उनके बारे में आप जो है पढ़ सकते हैं, काफी डीपली जाकर के। वो किसकी हेल्प से पढ़ सकते हो, एनसाइक्लोपीडिया से। तो ये था हमारा 3rd चैप्टर जो यहां पर कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में जितना भी हमने कवर किया है उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज उसको देखा करो, और साथ में क्या किया करो, नोट डाउन कर लिया करो, ताकि आपकी जो है अच्छे से नोट्स बन सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका 4th चैप्टर, जिसमें राइटिंग स्किल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।